उत्तर वैदिक काल के बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ श्रमण धर्म का उत्थान होता है। स्त्रियों को अविश्वासी कहा गया है या वैदिक काल से लेकर धर्मशास्त्र तक जो आते हैं। Hello viewers, this is Sharad Mohan for Golgappe here in Aikar Bhavan in Noida. Today I'm bringing a very interesting story from a person who is from my state, Bihar, but he's posted in Ahmedabad, Gujarat. एंड आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से साहित्य का क्या लगाव है, तो आप सुनेंगे कि साहित्य जो है it doesn't need any department as such. It's in the inside you and for every Bihari. हम लोग तो स्टोरी टेलर हैं. हम तो महावीर के फॉर्म में आए, बुद्ध के फॉर्म में आए, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के फॉर्म में आए, और औरों के लिए जॉर्ज ऑरवेल के फॉर्म में आए. No, we have always been mesmerizing and storytellers. So having said that, and without taking much time, आप देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होगी. और मैं अभी अभय जी से सुनूंगा. पहले तो उनसे उनका परिचय लूंगा और फिर मैं आगे के प्रश्न करता हूं. तो अभय जी, वेलकम टू द शो. Thank you so much. I am Abhay Kumar Thakur, Principal Commissioner of Income Tax, and I am a student of Hindi literature. So I have been interested in literary forms all along my life. तो अभी जो आज महत्वपूर्ण बात है कि एक पुस्तक मेरे द्वारा जो लिखी गई है वो विश्व पुस्तक मेला में उसका लोकार्पण किया गया है. इसका नाम है स्त्री अस्मिता का इतिहास, वैदिक काल से स्मृति काल तक. महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पुस्तक लिखने की ज़रूरत क्यों है, जबकि फेमिनिज्म पे जो विमेन डिस्कोर्स है इसको लेकर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लिटरेचर उपलब्ध हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन इसकी मुख्य रूप से दो वजह है. एक तो हिंदुस्तान में स्त्री विमर्श हाईली पोलराइज्ड रहा है, खास करके जब हम प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, स्त्री के बारे में बात करते हैं तो उसको एक वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने का प्रयास बहुत कम हुआ है. आप देखेंगे कि काफ़ी सारे टीवी चैनल में बहस में लोगों के डिस्कोर्स के बीच में हम लोग शुरू ये करते हैं कि भारतीय समाज में स्त्री के प्रति हमेशा एक निगेटिव दृष्टिकोण रहा है, मनुस्मृति की बात करते हैं. लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि मनुस्मृति से पहले भारत में लगभग 2000 साल का इतिहास मौजूद है, साहित्य मौजूद है. तो उस पूरे साहित्य के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में स्त्री की छवि कैसी बनती है. तो मेरा पुस्तक में यही प्रयास था कि पूरी विकास प्रक्रिया में स्त्री का जो दृष्टिकोण है, स्त्री की जो छवि है, उसको सही तरीके से दिखाया जाए, जो हमारे लिटरेरी टेक्स्ट हमें दिखाने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए मुख्य रूप से मैंने 4 भागों में इस पुस्तक को बांटा है. पहला है पूर्व वैदिक काल के समाज में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा है जैन और बौद्ध धर्म अर्थात जो श्रमण धर्म मुख्य रूप से आया हिंदुस्तान में, उनमें स्त्रियों की छवि कैसी रही है, और चौथा है धर्मशास्त्रों के काल में जब काफ़ी चीज़ें संहिताबद्ध या कोडिफाई कर दिया गया. ये मुख्य रूप से 4 भागों में इसको हमने बांटा है. व्यूअर्स, जो अभी आपने सुना, अपने अभय कुमार ठाकुर जी ये बेगूसराय से आते हैं, और बेगूसराय की पानी के बारे में मैं क्या बताऊं. I see everybody there with a very very different kind of attribute, जो and he is living to that very high benchmark that that city brings. नाउ अभी मैं आता हूँ स्त्री पे. तो अभी जैसे अभय जी ने बताया कि उन्होंने मनुस्मृति की नाम ली और उन्होंने 4 खंड में बांटा.
तो ये टाइमलाइन के हिसाब से नहीं बांटा, इन्होंने बेसिकली वो ग्रुप के हिसाब से बांटा, बिकॉज जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो ऑब्वियसली पहले भी था. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली टाइमलाइन, आई वुड से. आई अगेन विल क्लैरिफाई फ्रॉम हिम. मनुस्मृति में हम आएंगे डिस्कशन में. मैंने भी अभी रिसेंटली मनुस्मृति पढ़ी है, और आई नो कि देर आर कपल ऑफ पेजेस विद इन अ चैप्टर जहाँ पे काफ़ी मिसमैच है फ्रॉम वेयर इट वाज फ्लोइंग, एंड आई कैन गिव दोज रेफरेंस. तो उस पर हम आते हैं. बट मुझे जहाँ तक अभय जी ऐसा लगता है कि ये जो वैदिक काल की बुक्स हैं, राइट, अब बहुत से स्कॉलर्स इस पर थोड़ा डिस्प्यूट करते हैं कि आप अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक ये सब आप बेसिकली मैकमिलन वाले मैकॉले वाले स्कॉलर्स हैं, आप लोग वैसे बात कर रहे हैं, कोई हम लोग हमेशा सनातन थे वगैरह वगैरह. दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. बट व्हाट आई आल्सो नो इज देयर इज अ अगमास जो कि वैदिक के समय या उसके पहले से थे, जहाँ पे gods were different. Shiv was there, Parvati was there, and there was different kind of a female treatment. But ये फीमेल का जो विषय है, खासकर कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हम एक तरफ भारत में स्त्री को नारी भी मानते हैं, माता भी मानते हैं, और दूसरी तरफ देर आर सो मेनी निर्भया टाइप का भी केसेस होता है. नाउ वी आर नॉट टेकिंग अ बेंचमार्क फ्रॉम वेस्ट में अभी भी अमेरिका जैसे देश में ये जो अभी करंट राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ ऑफिशियली, उन्होंने दोनों महिला प्रेसिडेंट जो डेफिनेट बन सकती थी, दोनों को हराया. हिलरी क्लिंटन को हराया और अब कमला हैरिस को हराया. तो मेरा थोड़ा लंबा हो गया, बट स्त्री के बारे में आप कैसे, मैंने व्हाट मेड यू सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट, क्यों आपने चुना, और फिर मैं उस पर प्रश्न करूँगा. बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने शरद जी. देखिए, किसी भी समाज को ठीक से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आधी आबादी है उसकी जो क्रियाशीलता का दायरा है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम ठीक से समझें. हिंदुस्तान के बारे में बात करते हुए प्राय ये कहा जाता है कि शुरू से स्त्रियों के प्रति एक ऐसी दृष्टि रही है जो एक तरह की ऋणात्मक दृष्टि रही है. लेकिन यदि आप साहित्य में जाएंगे, वैदिक साहित्य, जो एविडेंस बेस्ड हम लोग यदि बात करें, तो जैसे ये काल विभाजन किस तरह से किया है उस पर भी आते हैं. लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सरोकार है कि पूर्व वैदिक समाज मूलतः एक उद्दाम आशावाद वाला समाज है, बहुत ही पॉजिटिव समाज है, एंड कंट्रोल वाले इश्यूज वहाँ बहुत कम मिलते हैं जो किसी भी पैस्टोरल सोसाइटी में आपको मिलेगा. इसलिए वैदिक समाज एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करते हैं जो मुख्य रूप से पशुचारण अवस्था वाला है, पैस्टोरल सोसाइटी है, और इसलिए उसमें देखेंगे आप कि स्त्रियों की क्रियाशीलता का दायरा बहुत व्यापक है. वह युद्ध करती है, वह गुप्तचर का काम करती है, वो बहुत सारे प्रोडक्टिव स्किल्स में भाग लेती है. वैदिक साहित्य से कई जगह उदाहरण देके मैं बोलूँगा कि उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो इस बात को दिखाते हैं कि वो क्या खास काम करती थी. जैसे उनके लिए ऋग्वेद में कहा गया है सुशिल्पे. सुशिल्पे का अर्थ ये होता है अ विमेन हु इज स्किल्ड इन सर्टेन आर्ट्स. तो ये माना गया है कि वो शिल्प में दक्ष नारी थी. इसी तरह से एक उनके लिए रजैनी का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ होता है कि जो कपड़े को रंगने का काम करे. सरीवयत्री का काम करना जो कपड़े बुनने का काम करती है. इसी तरह से रंगरेजिन का काम किया गया है. इसी तरह से वासह पुपली कहा गया है कि जो वस्त्र को बुनने का काम. इसी तरह से टोकरी बुनने वाले नारी का उल्लेख आता है. यज्ञ की वेदी बनाने वाले नारी का उल्लेख आता है जिसके लिए उन्हें चतुष्क पर्दा कहा गया है. वैसे ही यजुर्वेद में उनके लिए एक संबोधन का इस्तेमाल किया गया है पेशस्करी. पेशस्करी का अर्थ होता है कपड़े पे नक्काशी करने वाली महिला. इसी तरह से जो नृत्य है, नृत्य में महिलाओं के भाग लेने का पूरा प्रसंग मिलता है. तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने तरह के उत्पादक शिल्प उस समय थे उन सब में महिलाओं की भागीदारी मिलती है. तो किसी भी समाज को यदि बहुत प्रोडक्टिव होना है, उसे वर्ल्ड लीडर बनना है, तो मेरा ये विश्वास है कि उसमें पूरी आबादी को साथ मिलके काम करना पड़ेगा. और सवाल ये मेल वर्सेस फीमेल का नहीं है,
मेल एंड फीमेल का है कि दोनों साथ मिलकर एक कैसे समृद्ध समाज को संभव बनाते हैं। और ये यदि आप पूर्व वैदिक काल में देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक आयाम तो ये है कि जितने शिल्प थे, प्रोडक्शन के जितने साधन थे, उनमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। दूसरे यदि फेसेट्स को लेते हैं सामाजिक जीवन का, तो विदत में महिलाओं के भाग लेने का, विदत एक तरह की सभा थी, सभा का प्रिमिटिव फॉर्म कह सकते हैं, जो वो काफ़ी उसमें डिस्कोर्स में भाग लेती थी, उसके भी जिक्र मिलते हैं। तीसरी बात यदि हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कविताओं की उन्होंने रचना की है। वैदिक साहित्य में रचनाकार को दृष्टा कहा गया है। दृष्टा वह अर्थात जो देखने वाला है। जैसे आप मीडिया के लोग हैं, जीवन को देखते हैं, तो जीवन को उन्होंने जिस रूप में देखा और उसे बताया, इसलिए उन्हें दृष्टा कहा गया है। तो वैदिक साहित्य में कम से कम 25 ऐसे मंत्रदर्शिका महिलाओं का जिक्र आता है। फीमेल who have given their views about the life, and these are very very relevant, these are not just metaphorical। तो आप देखेंगे कि वो बताती हैं कि राज व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वो बताती हैं कि न्याय व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वो बताती हैं कि स्त्री पुरुष संबंध कैसा होना चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोगों की समझ ये है कि वैदिक साहित्य में ज़्यादातर बात अध्यात्म के बारे में, ईश्वर के बारे में। लेकिन इसके उलट यदि आप उनके द्वारा रचित मंत्रों की बात देखेंगे तो वो हमारे जीवन से गहरे रूप से जुड़े हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि पोइटिक एक्सलेंस के नज़रिए से भी देखें, काव्यात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से भी देखें, तो दीज हीम्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट हीम्स इन द वैदिक सूक्ता। तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ इसलिए इसको रेखांकित नहीं कर रहा हूं कि ये किसी महिला ने रचा है, बल्कि इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि आप किसी भी पैमाने पर यदि इसका मूल्यांकन करें तो जो बाकी सूक्त हैं उनसे कई मायनों में ये बेहतर ही ठहरते हैं, ये उनसे कमतर नहीं है। अभी मेरे पास तो मेरी अंतिम बुक नहीं है जो मैंने लिखा है, द लेजेंड ऑफ श्री कृष्णा एंड महादेव। उसमें मैंने रिसर्च में पाया था कि ऋग्वेद में देर आर 20 फीमेल स्कॉलर्स जो ऋग्वेद के कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ वर्क कंट्रीब्यूट किया है। और गार्गी का उसमें नाम है और भी बहुत सा नाम है। सो शुरू से ही वो रही हैं कंट्रीब्यूटर। लेकिन आपसे हम लोग और जानेंगे। तो आपने अर्ली वैदिक कवर किया, अब आप अपने तीनों अदर खंड का एक बार समरी बता दें, फिर हम लोग प्रश्न में जाएंगे। तो जैसे अभी हम लोगों ने पूर्व वैदिक समाज के बारे में बात किया और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो स्त्रियां थी जिन्होंने वैदिक संहिताओं की रचना की है, इनका वैदिक काल में तो है ही, उत्तर वैदिक काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। जो पूर्व वैदिक काल में, मतलब वेदों की जो रचयिता स्त्रियां हैं वैदिक मंत्रों की, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया। मुख्य रूप से स्त्रियों के दो वर्ग थे। एक ऐसी स्त्री जो गृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन करना चाहती थी पढ़ने लिखने के बाद, और दूसरा ऐसा वर्ग जो आजीवन कुंवारी रह करके ब्रह्म विद्या में अपना योगदान देना चाहते। ब्रह्म विद्या आजकल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोस्ट कवेटेड एरिया, सनराइज सेक्टर। तो ये ब्रह्मवादिनी स्त्रियां जो थी, इनके योगदान पर उस तरह से भारतवर्ष में चर्चा नहीं हुई है जैसी कि होनी चाहिए थी। और ये काफ़ी हैं, अपाला हैं, घोषा हैं, विश्ववारा हैं, जूहू हैं, रोमसा हैं, उर्वशी हैं, अगस्त्य स्वसा हैं, इंद्राणी हैं, यमी हैं। तो ये सारी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हैं। और जो आपने कहा था वो उत्तर वैदिक काल में गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, सुलभा हैं, इन सब ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। तो ये बहुत एक रोचक विषय है और इस पर मुझे लगता है कि गंभीर अध्ययन की जरूरत है कि इन ब्रह्मवादिनी स्त्रियों ने भारतीय विमर्श में और प्रकारांतर से दुनिया के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब आपके प्रश्न के दूसरे इस पे आते हैं कि बाकी 3 अध्याय में क्या बात लिखी गई है। तो पहला हम लोग पूर्व वैदिक काल पे अपने को फोकस किया है। दूसरे अध्याय में हमने ये देखा कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ स्त्रियों के जीवन में होने वाला परिवर्तन किस रूप में
गहरे रूप से जुड़ा है। तो वैदिक साहित्य मूलतः, जैसा मैंने कहा, कि पशुचारण अवस्था से संबंधित था, इसलिए वो किसी तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म की बात नहीं करता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल, जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, उस समय तकनीकी और सामाजिक आर्थिक अवस्था में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। ये हुआ कि आयरन का आविष्कार हुआ और आयरन के माध्यम से बहुत अच्छे किस्म के हल बनने लगे, प्लॉ। और चूंकि डीप प्लॉइंग पॉसिबल था, तो उससे एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड स्टेज में आया। लेकिन एग्रीकल्चर जब डेवलप्ड स्टेज में आया, उसके साथ ही आपको लैंड चाहिए था। तो पहली बार कंट्रोल, लैंड को लेकर कंट्रोल करने की बात आई। इसलिए आप पहली बार उत्तर वैदिक काल में उन संकल्पनाओं को आकार लेता हुआ देखते हैं जो टेरिटोरियल हैं, जैसे अधिराट, सम्राट, चक्रवर्तिन। ये सब आप वैदिक साहित्य में नहीं पाएंगे। तो ये भी बात हुई कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे कंट्रोल होगा, वो समाज में उतना इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा। चूंकि पुरोहित विभिन्न यज्ञों के माध्यम से राजा को सम्राट, अधिराज, चक्रवर्ती बना सकते थे, इसलिए राजा के साथ साथ पुरोहित की भूमिका भी समाज में बहुत बढ़ गई। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और जब कुछ लोग समाज में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो ये बात भी पैदा हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बाहर रखा जाए, ताकि जो वेल्थ है, इसका कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में रहे। तो ये जो बाहर निकालने की बात हुई, उसमें महिलाएं भी शामिल हुई। तो फिर सामाजिक जो सोपान क्रम बना, जो हायरार्की बनी, वो उपयोगिता के हिसाब से बनी। राजा तो ऑफ कोर्स राजा था, तो वो तो रहेगा ही पहले। तो पुरोहित चूंकि उसे राजा बना सकता था, उसको लेजिटिमेट अधिकार दे सकता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि उस समय काफी युद्ध होते थे, तो सेनानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कम हुई है। इसलिए जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं, खास करके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण हैं, सतपथ ब्राह्मण हैं, इनमें एक बात देखने को मिलता है कि यज्ञ में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मैं बताऊं कि एक राजसूय यज्ञ, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करता था उस समय का, उसका एक संस्कार है रत्न हविषि। तो शुरू के ग्रंथों में 3 महिला रत्नों का जिक्र मिलता है। राजा क्या करता था, इस संस्कार के अवसर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण लोगों के पास जाता था और उनकी लॉयल्टी को कमांड करता था। वहाँ एक खास देवता को बलि अर्पित करता था और उसके माध्यम से उनको अपना बना लेता था। तो इसमें शुरू में 3 महिलाओं का जिक्र आता है, महिषी, वावाता और परिवृक्ति। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आप बाद की तरफ जाते जाएंगे, और शतपथ ब्राह्मण में सिर्फ एक महिला का जिक्र रह जाता है, वो महिषी है, जो राजा की मुख्य रानी या पटरानी हुआ करती थी। तो इन संस्कारों के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में लगातार ह्रास होता है उत्तर वैदिक काल में आकर के। साथ में एक और बात होती है, जहाँ पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को धन का स्वामी कहा गया है। उषा बहुत सारे मनुष्यों को धन देने का काम करती है, ये सूक्त में साफ आता है। वहाँ उत्तर वैदिक काल के साहित्य में, जैसे मैत्रेयी संहिता में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि पुमान दायाद स्त्री अदायदी। शाब्दिक अर्थ ये होता है कि संपत्ति के अधिकारी पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां नहीं। सो अभी तक आपने लगभग 2 खंड का सुना। अभी वो उसको रैप अप करते हुए हम लोग जो नेक्स्ट 2 खंड है उसके बारे में, वहाँ पे स्त्रियों का क्या स्टेटस था, क्या मनोदशा थी, कैसे अभय जी ने उसको डिस्क्राइब किया है, विल लिसन फ्रॉम हिम मोर। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में बात किया था कि स्त्रियों के पूरी दशा में और उनकी स्थिति में किस तरह से परिवर्तन होता है। उत्तर वैदिक काल के बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है कि आप देखेंगे कि व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण होने लगता है उत्तर वैदिक काल के बाद। इसलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जैन टेक्स्ट में आपको काफ़ी सारे व्यापारिक संघ और उनका हवाला मिलता है। उसके साथ ही एक बात और होती है कि ब्राह्मण धर्म के खिलाफ श्रमण धर्म का उत्थान होता है, जिनमें बाद में मुख्य रूप से
बौद्ध और जैन धर्म बचते हैं। यद्यपि बौद्ध और जैन धर्म वर्ण या जाति या लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते थे पुरुष और स्त्री में, लेकिन एक बड़ी बात ये हुई कि उनकी जो ये पूरी की पूरी फिलॉसफी थी वो ज़्यादातर उन्हीं संघों पर लागू रही। वो जो सामाजिक जीवन में विभेद था उसका उन्होंने पुरजोर विरोध नहीं किया, शायद इसलिए कि वो समाज से अपनी मान्यता चाहते थे। तो एक और बड़ी बात क्या हुई कि अपने मॉन्क्स को, अपने साधुओं को स्त्री से दूर रखने के लिए उन्होंने स्त्री की पुरजोर निंदा शुरू कर दी। हाँ, तो ये हुआ कि स्त्री कैसे अविश्वसनीय होती है, कैसे वो पुरुषों के मोक्ष में बाधक बनती हैं, वगैरह वगैरह। इससे लेकर के काफ़ी सारी कथाएं मिलती हैं। जातकों में भी आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। और जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, आचारांग सूत्र हैं या सूत्र कृतांग सूत्र हैं, इन सब में आपको तो इसका एक अनजाने प्रभाव ये हुआ कि स्त्रियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एक तरह से उनके प्रति एक निगेटिव दृष्टिकोण बिल्डअप होना शुरू हो गया। यद्यपि वो धर्म पर से स्त्रियों को लेकर अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो ये अतिरंजित निंदा का सहारा लिया, इससे निश्चित रूप से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में एक अवनति का दौर शुरू हुआ। इसके बाद के काल में देखेंगे कि यद्यपि जैन और बौद्ध संघ में या धर्म में स्त्रियों को अविश्वासी कहा गया है या कई बार उनके चरित्र पे बात की गई है, लेकिन उनको अविश्वासी मानते हुए भी अंत में उन्हें क्षमा करने की बात आप देखेंगे ज़्यादातर कथाओं में, चाहे जातक कथा हो या धार्मिक ग्रंथ। लेकिन जो बाद का काल आता है, जिसे हम धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र का काल कहते हैं या स्मृति का काल कहते हैं, उसने इस स्थिति को और भी कोडिफाई कर दिया और वहाँ इस अविश्वास के लिए कठोर दंड देने की भी बात होने लगी, जिसमें सामाजिक अपमान से लेकर के और उनको संपत्ति से बेदखल करने की बात भी होने लगी और उनको कुत्ते से कटवाने जैसी बातें होने लगी। तो अंततः उसने इस स्थिति को और भी ज़्यादा क्रिस्टलाइज कर दिया। और दूसरी जो एक बड़ी बात हुई, वैदिक काल से लेकर धर्मशास्त्र तक जो आते हैं, उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों में काफ़ी गिरावट आई और ये माना जाने लगा कि उस स्त्री की महिमा गाई गई जो पवित्रता के सिद्धांत पर खरी उतरती थी। यानी जो पतिव्रता स्त्री है उसको तो संपत्ति संबंधी कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन जो पवित्रता के बेंचमार्क पे खरी नहीं उतरती थी उससे किसी भी तरह के संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसने स्त्रियों की स्थिति को और भी जटिल बना दिया और हम देखते हैं कि बाद में चल के मध्यकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक स्त्रियों को इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो ये मोटे तौर पे इस जो मेरी किताब है उसका मुख्य रूप से ये सरोकार है। तो आप एक पुस्तक के बारे में बताइए कि हमें तो अपने पुस्तक के बारे में बताइए, कौन से पब्लिशर हैं, कहाँ हम ये पुस्तक खरीद सकते हैं। व्यूअर्स, यू वुड लाइक टू बाय एंड रीड दिस बुक, सो ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, जो बहुत ही हिंदी का बहुत रिप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस है। और जो तमाम अमेजन हैं, फ्लिपकार्ट हैं, इस तरह के इस पे प्लेटफॉर्म पर भी ये अवेलेबल होते हैं। मुझे लगता है कि विद इन अ वीक these books will be available in all these platforms. Yes, I have planned accordingly. This is first part. Second part will be based on medieval India, and third part will be based on modern India, post-independent till contemporary period. Not necessarily 2025, but of course, Corona period. तो व्यूअर्स, अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। और बहुत से प्रश्न हैं मेरे सर से। ये पूछना है कि जब त्रेता युग में श्री राम को यज्ञ करना पड़ा था तो सीता का आइडल बना रखा। फिर हम लोग ने फिर उसी समय हम लोग ने शबरी की कहानी पढ़ी। उसी समय हमने अहिल्या के बारे में जाना जो बक्सर की हैं, नारी का ट्रीटमेंट। फिर ताड़का का ट्रीटमेंट, या रावण की जो बहन थी, क्या नाम था उनका,
सूप नखा, unka treatment. So there was always a mixed story, and then when we come to Dwapar, jahan Kunti Devi, a strong lady, always managing her very strong sons, and उनके कहने पर उन्होंने एक ही स्त्री से पांचों भाई ने शादी की. So it's a very contrasting kind of a treatment which our literature says. और जहाँ तक मनुस्मृति की बात है तो देखिए, मनुस्मृति में फीमेल के बारे में एंड शूद्र के बारे में जो दो चार चैप्टर्स है जो बहुत डिरोगेटरी है, मैंने भी उसे पढ़ा है, मैंने उसे अंडरलाइन करके घर में रखा हूँ. बट व्यूअर्स, आपको ये भी जानना पड़ेगा कि मनुस्मृति जो है, इट्स लाइक इंडियन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान है. देर आर 52 सच बुक्स बिफोर मनुस्मृति जिसमें ये कंडीशन लिखा हुआ है, एंड द सोसाइटी हैज इवॉल्व लाइक दैट. सो पनिशमेंट वाला वो बुक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द वेदास. एंड सर से और उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे डिटेल में. दैट्स माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक. सो इन सब तमाम विषय पे हम लोग सर से बात करेंगे. शबरी का ट्रीटमेंट, उसके बाद का ट्रीटमेंट, शिवाजी महाराज अपनी माँ से इतना इन्फ्लुएंस है, उनकी मदर का कंट्रोल, टिल इंदिरा जी, a strong leader of Asia and to some extent world. So many things we have seen women power in a right perspective. So all those things will be after the break. So keep on watching. Thank you.